ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कि जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। बोरिंग रोड में दौड़ा रहा है, पुलिस उसको मार रहा है, तो उससे पूछिएगा ना, बाबू सब ठीक है, काहे दौड़ रहे हो? तो डाक बम थोड़ी जा रहा है जो दौड़ रहा है। अरे इतना ढिठाई आ गया है पॉलिटिक्स में। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है, इस सवाल में कोई भी घाल में ले क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब ही हो सकता है हैप्पी डेफिट में देखिए। जो प्रशांत किशोर का जो बिहार के राजनीति में एंट्री है वो इस तरह से है कि दो गो गोतनी लड़ रही है पहले इस घर में। एनडीए एगो गोतनी का नाम है और एगो है महागठबंधन। दोनों गोतनी की लड़ाई में ससुराल से एगो ननद आ गई है। मैं एक लेखक हूँ और मैं अभी एमएलए बनने के लिए बेचैन हो जाऊं, इसका मतलब मुझे लिखने में रुचि नहीं रही। लोकतंत्र में जो ना चलेगा ट्रूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। बिहार तक के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक लेखक हैं, कवि हैं, सत्ता से खुलकर सवाल भी पूछते हैं, कविताओं के माध्यम से अपनी बात खुलकर कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज नीलोत्पल मृणाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा लोकतंत्र में जो ना चलेगा ट्रूथ पर, हम उसका हिसाब करेंगे बूथ पर। किसका हिसाब होने वाला है? बिहार का चुनाव आ गया है, नजदीक है, और कौन ट्रूथ पर नहीं चल रहा? ये हम नहीं कहते हैं, ये जो आवाज़ है इसमें आप सबकी, हम सबकी आवाज़ शामिल होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक नारा नहीं है, एक विचार है, और ये ध्यान में इसलिए अभी जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव है। लेकिन ये चुनाव के बाद भी, जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी ये बात प्रासंगिक रहेगी कि हम बूथ पर उसका तो हिसाब करेंगे जो ट्रूथ पे नहीं चलेगा। ये भारत की राजनीति से युवा सवाल कर रहा है कि जब चुनाव के ठीक अधिसूचना जारी हो गई है उसके बावजूद भी पटना के सड़कों पर अगर परीक्षार्थी आंदोलन कर रहा हो और लाठी खा रहा हो, इसका मतलब है कि सत्ता इस बात के लिए आदी हो चुकी है कि युवा को जब मन चाहे तब लाठी मार के आप किनारे कर सकते हैं। ये बहुत प्रभाव नहीं डाल सकते हैं राजनीति में। मैं इसी केंद्र पे खड़ा होकर ये बात, इसी ज़मीन पर खड़ा होकर बात कह रहा हूँ कि किसके तरफ जाना किसके तरफ नहीं जाना, इससे इतर ये बात है कि युवाओं को ये दर्ज करना होगा कि वो बूथ पर लोकतंत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। उसी को मैंने हिसाब कहा है। क्योंकि विद्यार्थी है तो गणित के शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। तो किन किन पैरामीटर्स पर आपको लगता है कि हिसाब होना चाहिए? मुझे जो एक सामान्य नागरिक की जो आकांक्षाएं होती है और एक सामान्य नागरिक बोध से जो बातें निकल के आती हैं कि रोटी रोजगार है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है ना, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, है ना, तो ये कुछ मूल चीज़ें हैं जिस पर बात करना चाहिए और उसी कसौटी पर कस के आप किसी का भी हिसाब करें। कुछ पंक्तियां इसी जो एंथम आपने बनाया, यूथ एंथम, इसकी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? इसको शुरुआत से ही है कि जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। लोकतंत्र में जो ना चलेगा ट्रूथ पर, लोकतंत्र में जो ना चलेगा ट्रूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। बढ़िया। इसमें जो है कि 2 लीटर तेल बाइक में भरा के, देते हैं डंडा में एक झंडा धरा के, खैनी में चूना संग मिलाए दिए शिक्षा, भाड़ में जाए करियर भाड़ में परीक्षा, नजर रखेगा अपने हक की लूट पर, अरे युवा चलेगा अब की अपने रूट पर, जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। कितना सिंपल बात है, स्पष्ट भी है।
समझ में आने वाली बात है और ज़रूरी बात है। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने से अच्छा है कि यही 2 पंक्ति हम लेके घूम रहे हैं कि भैया हम पर ध्यान दीजिए, देश का युवा ही कार्य। लेकिन नीतीश सरकार क्या ध्यान नहीं दे रही यूथ पर? ये तो यूथ बताएंगे। इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसी सरकार के सामने पूछना है, कोई भी सत्ता खड़ी हो उससे यही सवाल करना है। और ध्यान दे रही है। सड़क पर जो विद्यार्थी दिख रहे हैं वो आपको क्या लग रहा है कि पटना गंगा जी के किनारे शमशान घाट का जिन है वो सब, जो विद्यार्थी के रूप में सड़क पर आंदोलन कर रहा है? आप एक पत्रकार के नज़रिए से जब देखेंगे किसी बच्चे को चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान कि वो बोरिंग रोड में दौड़ा रहा है, पुलिस उसको मार रहा है, तो उससे पूछिएगा ना, बाबू सब ठीक है, काहे दौड़ रहे हो? तो वो डाक बम थोड़ी जा रहा है जो दौड़ रहा है, वो कुछ मांगने के लिए तो खड़ा है। वो जो 4th ईयर एग्ज़ाम वाला जो शिक्षक के अभी बहाली की निकला है, तो वो दौड़ रहा है, वो कह रहा करे हुजूर आप बोले थे 1 लाख पद, अब जो है पद घट गया, तो वो रोड पर जा रहा है, उसको दौड़ा रहा है पुलिस। तो इसका मतलब है कुछ तो हो ही रहा है। अब इसी को अगर विश्वास कहा जाता है, इसको और कहा जाता है नहीं नहीं सब तो सरकार और जनता के बीच में मनोरंजन चल रहा है, तो इसको हम मनोरंजन मान लें। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो न देगा ध्यान यूथ पर। लेकिन नीलोत्पल मृणाल की खुद की भी तो एक राजनीतिक रीडिंग होगी, खुद का भी तो कोई अनुभव होगा। आपका एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस जब आप उतरते हैं ग्राउंड पर देखते हैं, क्या कहता है किस दिशा में है बिहार में हवा, किस दिशा में? मेरा एनालिसिस ये गीत निकाल के लाया है, मेरा अनुभव ही, मेरा विश्लेषण ही तो गीत निकाल के ला रहा है। ये गीत मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि इस पर भोजपुरी का हीरो हीरोइन नाचेगा। ये मेरा विश्लेषण ही कहता है कि इस देश में ये बात कहने में कोई गुरेज थोड़ी होनी चाहिए। इस देश का युवा असंतुष्ट है और असंतुष्ट करने में सत्ता दिन ब दिन अपना भूमिका निभा रही है। वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। अब वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको आदत हो गया है आंदोलनों को लाठी से तोड़ने का, अनुकूलित हो गई है। जैसे पहले होता था कि जब मच्छर भगाने वाला जो कछुआ छाप अगरबत्ती होता है ना, तो पहले जब जलाते थे गांव में तो मच्छर भाग जाता था। आंगन में जलाइए तो बरामदा का भी मच्छर भाग जाता था। अब वो इतना अनुकूलित हो गया है कि अब वो अगरबत्ती पर बैठा रहता है मच्छर, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। अब पूरा खानदान को बैठा लेता है कि आओ हवन चल रहा है, यहीं पर तापें हाथ, यानी वो अनुकूलित हो गया। सत्ता का वही हाल है। सत्ता अब देखता है विद्यार्थी का झुंड तो उसको अनुकूलित हो गया, उसको लगता है क्या होगा, जाइए मारिए, जाइए छितरा दीजिए, उसको डर ही नहीं लगता है। दिक्कत ये है। तो अब डर नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं लोकतांत्रिक देश में? हम यही कर सकते हैं कि हम वोट से ये बात बताएं कि आपने हमारे साथ गलत किया, कोई भी सत्ता हो। और चूंकि झारखंड में दूसरी पार्टी की सत्ता है, बिहार में दूसरी पार्टी की सत्ता है ना, पंजाब में किसी और पार्टी की सत्ता है, तो कहाँ पर युवा संतुष्ट है? आप ही देख लीजिए इस पूरे देश में, कहीं तो नहीं है। ठीक है नीलोत्पल जी, चूँकि मैं दिनकर की धरती से आता हूँ, दिनकर ने एक बार नेहरू को कहा था कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको थाम लेता है, हाथ दे देता है साहित्य। आपको लगता है कि ये सब जब आप लिख रहे हैं तो एक मन में पीड़ा होती है? लगातार जिस तरह से पटना में हमने भी कवर किया, बिहार तक ने तो लगातार उससे कवर किया ही किया, जिस तरीके से लाठियां मारी गई, ये मुद्दा बन रहा है क्या बिहार चुनाव में? जिस तरीके से अभी भी हम बार बार देख रहे हैं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, हर तीसरे चौथे दिन प्रोटेस्ट होता है और हर तीसरे चौथे दिन लाठी लोग जो है वो खाते हैं वहां पर छात्र। मान रहे हैं ना? हाँ मान रहे हैं, मान नहीं रहे, दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। हम लगातार हम बिहार तक ने इसकी रिपोर्टिंग की है और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की है। तो फिर भी जो है बिहार का चुनाव हर बार आपने इस तत्व को भी इसमें शामिल किया है, जाति के आधार पर क्यों ही केंद्रित हो जाता है? नहीं, वो जातीय पर आधारित केंद्रित होना ये बिहार की राजनीति की समस्या नहीं है, ये हिंदुस्तान के राजनीति की समस्या है। उसमें बिहार को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना कि बिहार बहुत ज़्यादा जातिवादी हर जगह है, हर पूरे देश में हर जगह है, उस पर विमर्श अलग देश में, दुनिया में भी उस पर, हाँ दुनिया में उस पर एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण और बहस किया जा सकता है। ये वक्त बिहार से जाति पर प्रश्न पूछने का नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न किनारे रह जाएंगे और चुनाव हो जाएगा। जैसे भी सब में उलझेंगे इतना आदर्श वाला प्रश्न पर, वैसे ही युवा का मुद्दा छूट जाएगा। सवाल जो आपका पहले वाले हिस्से में आया था कि जो लाठी हर 4 दिन पर खा रहा है लोग, ये मुद्दा है कि नहीं? निश्चित रूप से राजनीति के लिए मुद्दा ही नहीं है। यही तो दुख की बात है भाई। सत्ता में जो गठबंधन का पार्टी का नेता बोलता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हम इसलिए छात्रों के साथ नहीं हैं क्योंकि हमने गठबंधन को समर्थन दिया है और मैं केंद्र में चूंकि मंत्री हूं, इसलिए ना बाबा ना 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 ना,
हम ना जाइए उधर। आप जिस नेता पर तंज कस रहे हैं वो कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब सोचिए क्या हम तंज कसेंगे जहाँ जिसका मैसेज इतना क्लियर है कि आप समझ गए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए कितना स्पष्ट सब कुछ बिहार में हो रहा है। बिहार से ज्यादा स्पष्ट तो परिदृश्य कहीं देश का है ही नहीं। तो आप बताइए, जहां ये राजनीति कर रही है कि वो कह रही है कि छात्र का लात खाना हमको दर्द देता है, लेकिन हम उनको इसलिए लात खाने छोड़ देना चाहते हैं लात खाते हुए क्योंकि हम तो सत्ता में ना हैं। अब बताइए समाज इसको अस्वीकार कर लेगा, इसको पचा लेगा इस बात को? नहीं, साल दर साल आपने चुनाव देखे, एक ही 20 साल से एक ही पार्टी सत्ता में है। और नीतीश जी की खूबसूरती है कि विपक्ष में जो बैठे रहते हैं उनको भी सत्ता का नशा थोड़ा दे देते हो। वो 17 महीने के लिए ही दें सबको, जितनी भी पार्टियां अभी बिहार में, सबको थोड़ा थोड़ा सत्ता का सुख मिला हुआ है। तो आखिर ये मुद्दा बनेगा कैसे? ये सिर्फ मतलब एक तो कारण दिखता है। बनेगा जब आप चौंक जाइएगा कि युवा किस तरह से वोट करता है। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, राजनीति इतनी ढीठ हो चुकी है कि आप खुद सत्ता से या विपक्ष से, मतलब मैं राजनीति की बात कर रहा हूं जिसमें दोनों तरफ के लोग हैं, पॉलिटिक्स अपनी ओर से अपने में सुधार नहीं लाएगा। अब आप उनकी अंतरात्मा की आवाज के भरोसे अगर रहिएगा तो नहीं हो सकता है। वोटर ही ये जो है वो वोटर ही यहां पर कुछ परिवर्तन कर सकता है। तो वोटर में भी एक जो बड़ा हिस्सा युवाओं का है, वही अगर कमाल कर देगा, वो आपको चौंका देगा अगर वोट पैटर्न से, तो ही इस राजनीति को डर लगेगा। आप ये भूल जाइए कि राजनीति अपनी ओर से गई। अरे इतना ढिठाई आ गया है पॉलिटिक्स में। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है, इस सवाल में कोई भी घालमेल है क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब ही हो सकता है हैप्पी डेफिट में। देखिए पहले तो हैप्पी डेफिट क्या होता है इसका पहले पता लगाइए, ये क्या नया चीज़ है। खैर जहाँ भी है ये, उसमें हम देखें, हम बोल सकते हैं 90 में किए, 84 में किए, 83 में किए, 82 में किए, एक लाइन का। बताइए राजनीति इतना जटिल क्यों है जहां पर ऐसे सवाल का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है? और बिहार उसका आर्थिक आंकड़ा छोड़ दीजिए, उसके समाज शास्त्रीय जटिलताओं को छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें क्या कोई दो राय है क्या कि बिहार का जो आदमी है वो जीनियस नहीं होता है क्या? वो इतना पढ़ा लिखा तो है ना, इतना समझदार तो है कि वो सोच नहीं रहा कि अगर इस प्रश्न का उत्तर देने में क्या दिक्कत है भाई किसी आदमी को। लेकिन अब देखिए राजनीति इन सबको पचा ले रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बदल चुका है, राजनीति ढीठ हो चुकी है, इसको वोटर ही बदल सकता है, सीधी सी। और उस वोटर से आप अपील कर रहे हैं अपने वोट एंथम से, और आपको उम्मीद है कि बिहार का यूथ इस बार कुछ न कुछ चमत्कार बूथ पर दिखाने जा रहा है। हम उम्मीद तो हरदम रखना ही चाहिए। उम्मीद से हम तो रचनाकार हैं, हम तो हरदम एक समाधान लिखेंगे, एक रास्ता लिखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये रास्ता खुल जाए। ये तो है ही। नहीं, हम लोग ने आपकी यात्रा बड़े लंबे समय से देखे नृत्य भाई। लाठी तो आप पर भी पड़ी ही थी जब सीसैट के आंदोलन हो रहे थे यही मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो कुछ बदला नहीं विगत 12 वर्ष से, मुझे लगता है 11-12 साल तो हो ही गया होगा इस बात को। 12 साल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जिस राजनीति की आप को और ढीठ होने की बात कर रही है और ढीठ हो गई है, कुछ बदला है या नहीं बदला है, और चीजें विकृत हो? बदला है। 12 साल पहले हमने केंद्र सरकार के सामने आंदोलन किया। रेस कोर्स में मैं भारत के प्रधानमंत्री के आवास के सामने आंदोलन कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री का सिंहासन हिल सकता है, और हिला। एक साल के बाद सीसेट क्वालिफाइंग हुआ। हमने हिंदुस्तान के उस सर्वोच्च संस्था को हिलाया जिसके बारे में कहा जाता कि निष्कलंक है, इसमें कोई छिद्र नहीं है, ये अक्षुण्ण है, और सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्था यूपीएससी। हम लोगों ने कहा कि इसमें भी छिद्र है और ये भी गलती करता है, इसको सुधारो, और सरकार ने सुना, सुधारा। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने कहा अटेम्प्ट बढ़ाना होगा क्योंकि नुकसान हो रहा है सीसेट आने से। कांग्रेस की सरकार ने माना, और 14 में भाजपा की सरकार ने माना कि हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको सीसेट क्वालिफाइंग करके दो। आज आप उम्मीद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को या आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मजबूर कर सकता है लड़का कि वो गलती करे तो उसका सुधार करे? बीपीएससी का चेयरमैन इतना ढीठ है, आयोग इतना ढीठ है कि लड़के मर गए लाठी खा खा के, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो आप सोचिए कि राजनीति कहाँ आ गई। 12 साल पहले हम केंद्र की सरकार को हिला रहे थे, और केंद्र की सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की हो, वो छात्रों के हित में निर्णय ले रही थी आंदोलन को देख के। आज 24 घंटा बीपीएससी की लड़ाई लड़ने वाला लड़का सड़क पे है, लाठियां खा रहा है, मार खा रहा है, और बेतरतीब मारा जा रहा है, मतलब निर्दयी की तरह मारा जाता है उन लोगों को पटना में, लेकिन सरकार जू नहीं रेंग रही है। तो ये परिवर्तन तो आया ही है, ये परिवर्तन आया है। और अगर अब भी युवा चेतेगा नहीं, उसको ये समझना होगा कि लोकतंत्र का तोता जहाँ पर है
वो बुथवा में जब पैं पैं जो दबता है, जो मशीन जिससे आवाज़ निकलता है, वहीं पर जान है उसका, उसके गर्दनवा पर हाथ रखना होगा, तो दो तभी तस्वीर जाके सत्ता का राक्षस सीधा होगा। देखिए, दो तस्वीर बन रहा है बिहार में। एक तरफ जिन मुद्दों की आप बात अपने इस एंथम में कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, जो अभी अपनी यात्राओं के दौरान बार बार कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, तमाम बातें वो कर रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार तो सीधे कैश दे रही है ना। अब आपको लग रहा है कि आपका यूथ इतना उद्वेलित है कि उसके घर में कैश 10,000 रुपये पहुँच रहा है और वो नीतीश जी को ना कहेगा? कब तक रैलियों में नारा लगा के, नेताजी का दिया दूठो लेग पीस खा के, दिए हुए क्वार्टर में वाटर मिला के, पिएंगे नेताजी का फोटो उठा के। नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, नजर रखेंगे हर दल की करतूत पर, वोट तो देंगे अपने सूझबूझ पर, ध्यान नहीं जो देगा अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। यही जवाब है। नहीं नहीं, तो आपकी लोकप्रियता का भी नज़ारा तुरंत हम लोग को मिला ही था घुसते ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी इस बात से ज़रूर प्रभावित होंगे जो आप उठा रहे हैं मुहिम। लेकिन मेरा एक सवाल और है, थोड़ा राजनीति से इतर है। हेडलाइंस मैंने पिछले दिनों आपके प्रति देखी कि आपके लिए कि हिंदी के सेलिब्रिटी लेखक, स्टार लेखक 2-2 लाख प्रति किताबों की बिक रही हैं। तो ये तो एक बिहारी और हिंदी और इस तरह तमाम अस्मिता का उभार है ना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पठनीयता बढ़ी है, और नए लोग जब अपनी दृष्टि से अपने समय को दर्ज कर रहे हैं, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि बहुसंख्यक तौर पर नई पीढ़ी जो है वो समाज में अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। आज मैं जिन 3 पत्रकारों से बात कर रहा हूं, मेरी पीढ़ी के लोग हैं, वो अपने समय का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं कुछ बोलूंगा तो उसका महत्व वो हमारी पीढ़ी जानती है, वो उसको गंभीरता से लेगी भी। मैं आपके सवालों को गंभीरता से लूंगा, आप मेरी पीढ़ी की हैं। हम लोगों का जो दृष्टि है वो अपने समय की दृष्टि है। तो मैं अपने समय की दृष्टि से जब किताबें लिख रहा हूं तो वो मेरे समय के लोग पढ़ रहे हैं, और यही हिंदी की पठनीयता को विस्तारित कर रहा है। आज हम लोग गांव देहात की कहानियां लेके आ रहे हैं, हम युवाओं की समस्या लेके आ रहे हैं। हम अपने उपन्यास में नौकरी की मांग को उभार के रखते हैं कि कहाँ बेचैनी जो है आज की युवाओं की, उसको रखते हैं। तो क्यों नहीं युवा पढ़ेगा, क्यों नहीं उससे कनेक्ट होगा? और जब होगा तो स्टार शब्द थोड़ा अश्लील लगता है इस तरह से कि भाई लेखकीय क्षेत्र में स्टार, लेकिन सच बात यह है कि जो आपके समय को दर्ज कर रहा है, आपकी कहानियों को पन्ने पे उतार रहा है, आप उसको पहचान क्यों नहीं देंगे? आप तो उसको पहचानेंगे ही ना। तो ये स्नेह है और ये हौसला है हिंदी पढ़ने वाले लोगों का, जो हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग स्टार नहीं है, मैं हरदम कहता हूँ, हम देखिए हम फैन नहीं तैयार किए हैं, मत तैयार किए हैं। मत का मतलब यह है कि हमने ये संदर्भ रखा, ये विषय रखा, क्या ये विषय बहुसंख्यक वर्ग को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? तो युवा कहता है करता है। क्यों? क्योंकि हमारे उपन्यास में क्या है कि ये मंटू नौकरी ढूंढ रहा है। हमारे उपन्यास में क्या है कि झंटू के साथ जो है कि रोजगार झंटू का मरा गया है ना। तो मंटू झंटू का जो रोजगार चल गया, जो नौकरी चला गया, जो वो बेचैनी है, वो जब हम दर्ज करेंगे तो काहे नहीं पाठक मिलेंगे? मिलेंगे। अच्छा, चूंकि स्टार आप नहीं, आपने कहा कि आप स्टार नहीं है, लेकिन बहुत लोग पावर स्टार हैं, और पावर स्टार हैं। और राजनीतिक माहौल जब बना है, मैं बात पवन सिंह की कर रहा हूँ, जब राजनीतिक माहौल बना है तो वो भाजपा की तरफ उनका रुझान है, मैथिली ठाकुर का भाजपा की तरफ रुझान है। ये लोग भी तो एक यूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं ना नीलोत्पल भाई, इनके पीछे भी तो एक जनसमूह चल रहा होता है। तो आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसे कलाकारों का एन चुनाव के बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना क्या बताता है? जब पॉलिटिकल पार्टी को जब एजेंसी चलाने लगती है तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं, जो चेहरे होते हैं, वो विज्ञापन होते हैं, फिर वो विचारधारा के प्रतीक नहीं होते हैं। राजनीति को वैचारिकी चाहिए, लेकिन एजेंसी को, बाजार को, कंपनी को चेहरा चाहिए। तो जब पॉलिटिक्स का पैकेजिंग ही कंपनी के तौर पे हो चुका है तो उसको विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन के चमकते हुए चेहरे हैं। तो हर पार्टी के पास अपने अपने विज्ञापन का चेहरा है। खुद जो एजेंसी चलाता था वो राजनीति में है, तो अब आप समझ सकते हैं राजनीति का चेहरा कैसा हो गया है। लेकिन क्या महागठबंधन के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अगर मैं उनकी यात्रा की बात करूं, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो माना गया कि उसका अच्छा खासा
प्रभाव जो है वो नतीजों में भी लोकसभा के दिखाई दिया। आपको लगता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो बिहार में यात्रा की उसका भी असर दिखेगा वोटों में? ये तो मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा आप लोग बेहतर बताइएगा। आपकी पूरी टीम जा रही है, हर इलाके में घूम रही है, सर्वे कर रही है। हम तो आपको 5 साल का पीड़ा बताएंगे जो विद्यार्थियों का या युवाओं का या जनता का है ना। हम तो ये बताएंगे आपसे कि आशीष भाई जिस बेगूसराय से हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं दिनकर की भूमि से आता हूँ, वहाँ एक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो एक दिन बोले कि हम रामधारी सिंह बिल्डर के काम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, स्थानीय वो दूसरी जगह से हैं, आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। बिहार से हम बोल रहे हैं, हम बिहार को अपने बेगूसराय के लोग कम से कम रामधारी सिंह बिल्डर नहीं कहेंगे। नहीं कह रहा हूँ, स्थानीयता मतलब बिहारी, हम लोग का पहचान है ना। हमको बाहर में क्या सब बोलता है, बिहार बोलता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्थानीय बिहारी नेता का कहना है कि रामधारी सिंह बिल्डर को आगे बढ़ाएंगे। समझ नहीं है बिहार कितना बदला है। अब सोचिए कि जब दिनकर, हमारी पीढ़ी में भी ऐसे लोग हैं जो दिनकर को बिल्डर में बदल दे रहे हैं, ऐसे समय में कितना सचेत रहने की ज़रूरत है और पीढ़ियों पर जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है राजनीति में, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसी के बीच से समाधान निकलना है, तो हम लोग निराश नहीं हैं। हम इसी के बीच से समाधान का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहाँ से फिर से सुधार का रास्ता पकड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से चुनाव उसी एक उम्मीद का नाम है। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि जो एजेंसी चलाते थे वो अब पॉलिटिक्स में आ गए। नाम चलिए, जो एजेंसी नहीं, जो लोग एजेंसी चला रहे हैं सब पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ठीक है, अभी बिहार के पास आए हैं। ठीक है। एक तरफ दावा ये किया जाता है कि सुशासन का मॉडल है, दूसरी तरफ रोजगार के वादों की सरकार, वो तेजस्वी यादव खुद को कह रहे हैं कि हम रोजगार के वादों के साथ आ रहे हैं। इन दोनों में ईमानदार प्रयास आप किसका मानते हैं? अच्छा, आप बताइए कि राजनीति में किसी को ईमानदार मान के वोट दिया जा सकता है? नहीं दिया है, इस देश ने लोकतंत्र देश में ने दिया है। दिया तो है कि नेहरू जी को एक महिला दक्षिण भारत में कार पकड़ के जो किंवदंती है कि मारी थप्पड़, अब बोली कि देश आज़ाद हो गया, तुम्हारा लोकतंत्र कहाँ गया, हम तो गरीब के गरीबे रह गए। तो नेहरू जी कालर छोड़ा के बोले, ए चाची, तुम भारत के प्रधानमंत्री का कालर पकड़ के सवाल पूछ रही हो, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, यही परिवर्तन आया है ना। तो देश तो इतना आदर्श में भी रह चुका है, लेकिन अब है क्या, तो अब आप ईमानदारी वोट नहीं दे रहे हैं, समझे ना, बस देनदारी पर वोट दे रहे हैं कि हमने वादा आपको दिया है, हम कर देंगे। तो आपको खैनी ला के देखना है, देखिए करता है कि नहीं करता है, देना तो होबे करेगा वो, ये मान के आपको वोट देना है। हम ये आदर्श वाला बात नहीं बोलते हैं। हम जिसको भी वोट देंगे उसको हम कोई देवता मान के नहीं दे रहे हैं। इससे हमको धोखा हुआ कि सिंघाड़ा बोल के गर्म ठंडा खिला दिया, तभी दुकान में गए हैं। अब वो पैकेट में देगा, कब ठंडा दे देगा, फिर ठगा जाएंगे, 5 रुपया फिर गया, फिर अगला दुकान पर रोटी की तरह पलटते रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो जल जाएगा। आप तो दिनकर जी की धरती से आपके पास खुद है बढ़िया बढ़िया मुहावरा है, आप दे दिए, बढ़िया उत्तर दिया आप कि रोटी पलट देना चाहिए, सही बात नहीं लेकिन तावा जब गर्म रहे नीचे से, चूल्हा जला के, राजनीति इतना बड़ा ठग है कि चूल्हा बुझा देता है, खाली तावा रख देता है। सिलेंडरों महंगा हो गया, क्या करिएगा? आप खुद ही बेचैन हैं और आप कह रहे हैं कि यूथ बेचैन है कि नहीं है। देखिए हमारे समय का युवा खुद बेचैन है। नहीं तो ठीक है, एक और सवाल, चूंकि युवाओं की भागीदारी की जब बात आती है तो सारी पार्टियां दावा जरूर करती है, सिंबॉलिक रूप से कुछ लोग देते भी हैं युवाओं को टिकट। भागीदारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक मैसेज क्लियर होना चाहिए ना कि भाई आप पॉलिटिक्स, जहां पे इस देश में सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, तो पॉलिटिक्स में भी उसकी भागीदारी होनी चाहिए इस स्तर की। होनी चाहिए, लेकिन केवल उम्र के कैटेगरी के आधार पर नहीं। युवा को अपना राजनीतिक रुचि दिखाना होगा। जब रुचि दिखेगी उसके बाद जब वो आएगा मैदान में तो कौशल दिखाना होगा। हमारे राजनीति में वर्तमान में ऐसे युवा हैं जो टीवी के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मंच टू टीवी, टीवी टू मंच, डिबेट से मंच, भाषण, भाषण टू डिबेट, डिबेट टू भाषण, जनता के बीच में जाना नहीं है। ऐसे युवा का भी हम क्या करेंगे राजनीति में? राजनीति में युवाओं को अगर जो भी जगह मिलेगा, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि उम्र कम है, एगो को डालना ही होगा। माने युवा आरक्षण के तहत नहीं आएगा राजनीति में, युवा अपने दखल देने के कारण आएगा। तो युवाओं से, हम जो भी युवा हैं, हमको अपनी पीढ़ी से ये विमर्श करना होगा कि हम कितना वैचारिक रूप से राजनीति करने के लिए तैयार हैं और अपने को प्रूव करते हैं कि नहीं। इस देश में कई युवाओं को आज भी चांस मिल रहा है, अभी भी है, सब तो युवा चेहरा है, लेकिन कौन राजनीति को जनोन्मुखी बना के कर रहा है,
ये देखना होगा। पद यात्रा कौन निकाला है पूरे देश में? राहुल गांधी। और वो क्या बोलते हैं, देश का सत्ता किसके हाथ में है? मोदी जी के। दोनों तो युवा नहीं है। अभी तो उम्मीद ये दो आदमी से ना है कि मोदी जी जो करेंगे मोदी जी एब्सोल्यूट करेंगे, और जो भी लॉजिक राहुल गांधी देगा एब्सोल्यूट देगा। इस बीच में, दोनों के बीच में युवा है कोई जो भारत की राजनीति में दखल रखता हो अपनी वैचारिकी से? बाकी युवा को क्या करना है? टीवी पर बहस करना है, मुर्गा लड़ाई करना है। एक को नहीं जाना है अपने इलाके में। आज भी इलाके में जो है वही बुजुर्ग नेता ही दौड़ रहा है। अब आप उसको ही बोल के भले उसका मजाक उड़ा लीजिए कि नहीं दौड़ेगा, बुढ़वा तो हार जाएगा चुनाव। नहीं, आज से 20 साल पहले की राजनीति जानती थी कि जनता के पास ताकत है, इसलिए वो जनता से डरती भी थी और जनता के बीच में जाती भी थी। और वही आदत जिन नेताओं के पास है वो अभी जनता के बीच जाते हैं। और नया लड़का लोग, स्टूडियो से फुर्सत नहीं है। हम भी यहाँ इतना जोर से जो स्टूडियो में इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम स्टूडियो के बाद फिर जाते हैं कोई आंदोलन में, और अभी यहाँ आए तो कोई आंदोलन करके ही आते हैं ना। हम भी पीएससी पे यहाँ बोल के गए थे आपके स्टूडियो में, तो फिर हम गर्दनियों बाग जाके लड़ रहे हैं। मैंने हम लोग का तो भाई छोटा मंच है ना, हम लोग को बड़ा मंच कहाँ है। लेकिन जहाँ भी जो मोर्चा है मुट्ठी बांध के खड़ा होना तो पड़ेगा ना। तो युवाओं को प्रूव करना होगा। ये जो स्टूडियो छाप राजनीति युवा लोग सीखा है, और भाई आजकल मीडिया चमका भी देते हैं चेहरा। पॉडकास्ट से राजनीति होगा, आप बताइए तो। एक तो डर लगता है जहां 3 गो माइक देखता है आदमी, 2 गो पकड़ के पॉडकास्ट न कर दे। जैसे पहले होता साला पकड़ के मुंडन न कर दे, अब ऐसा लगता है हो देखा वो आ रहा है, भागा भागा पकड़ के पॉडकास्ट कर देगा। ये स्थिति है ना। तो हालांकि नया संप्रेषण का युग है, तो इन सब चीजों को सकारात्मक भी लेने की ये आवश्यकता सब है। चीजों, ये तो माध्यम सकारात्मक है। मैं क्या कर रहा हूँ, राजनीति करने वालों की, लेखक को बुलाइए ना आप अपने स्टूडियो में, बार बार किताब भिजवाइए। हाँ, आप बुला रहे हैं तो हमको कोई पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है। अमित जी तो हम हैं बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन जिसको टिकट मिला है वो स्टूडियो में भी क्या करेगा आप बताइए? उसको जाना होगा ना जनता के बीच में। जिसको आप बनाइएगा पार्टी का महासचिव, पार्टी का मेंबर बनाइएगा, तो उसको जाना होगा। नीलोत्पल मिराल कहाँ जाएगा? तब भी हम कॉलेज में जाके बोलेंगे, लिट फेस्ट में बोलेंगे, चौक चौराहा बोलेंगे, चौपाल पे बोलेंगे। यही तो हम लोग बोल सकते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर बोल नहीं सकते। ये आपके पास है, आपके पास नहीं, वर्षों से हम लोग आपकी दमदार आवाज सुन रहे हैं। बोल रहे हैं। एक और युवा नेता बिहार में है, पीके, प्रशांत किशोर। और जैसे उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना बना के दूसरे राजनीतिक दलों को चुनाव जिताया, ब्रांड बनाई, वैसे वो बिहार नए बिहार का पीपीटी बनाकर जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आप बहुत घूमते फिरते रहते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जमीन पर पीके के बारे में कोई चर्चा और है बिहार में? हाँ, 1-2 आदमी बात कर रहा था। वहाँ हम अभी नवादा के आसपास थे, तो लाइन होटल में हम रुके थे, खा रहे थे तड़का रोटी, आलू का पतला वाला भुजिया। तो वहाँ पर 2 आदमी बात कर रहा था कि जो प्रशांत किशोर का जो बिहार के राजनीति में एंट्री है वो इस तरह से है कि 2 गो गोतनी लड़ रही है पहले इस घर में। एनडीए एगो गोतनी का नाम है, एगो है महागठबंधन। दोनों गोतनी की लड़ाई में ससुराल से एगो ननद आ गई है। वो ननद को लगता है कि दोनों पतोहिया बदमाश है, हम ये घर को सुधार के जाएंगे। तो वो झाँव झाँव एगो नया शुरू कर दी है। तो प्रशांत किशोर वो झंझुआया ननद के जैसा व्यवहार करते हैं। तोरा देखबोगे, तोरो देखबोगे, हम तोहरा बताई, तोहर लड़का के देखब, तोहरा न छोड़ा देव, तोहर पसीना छोड़ा देव। ये राजनीति नहीं है अमित जी। खास करके पूर्वांचल के राज्यों में ये जमीन जो है राजनीति की, वहाँ पे फसल तो लहलहा किसी का भी सकता है, लेकिन मिट्टी सख्त है, थोड़ा फावड़ा मारना पड़ता है, थोड़ा खोलना पड़ता है मिट्टी, उसके लिए वक्त लगता है। आप राजनीति में विकल्प बनने आए हैं तो वैचारिकी पर खड़ा होना होगा। ये पोस्टर, बैनर और ये पहले द्रोणाचार्य तैयार करते थे धुरंधरों को, अब द्रोणाचार्य लोग आया कि कैमरा से नेता पैदा कर देगा। तो ये द्रोणाचार्य जो ये युग आ गया है, इससे नहीं होगा। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि बिहार की राजनीति में नया रंग आया है, पीला रंग। लोग हरा टी शर्ट और भगवा टी शर्ट तो टंगनी पर टांगे थे, एगो नया रंग का पीला भी टांग दिए हैं, एगो पीला गमछी हो गया है। कचौड़ी 2 तरह का बनता है, 3 तरह का सब्जी रहता है रैली में, उनके पार्टी में दाल अलग तड़का रहता है, लोग खा रहा है। लेकिन वो वोट में कैसे बदलेगा, इसके लिए तो वक्त चाहिए। तो अभी तो अच्छी बात ये होती कि अभी प्रशांत किशोर जी आए। प्रशांत किशोर जी इस तरह गुस्सा में बात करते हैं जैसे आप देखिएगा, क्योंकि उकताए हुए हैं, उनको बिहार जल्दी बदल के जाना है। क्या, कहाँ जाना, गाड़ी छूट रहा है। इतना गुस्सा था, ना जल्दी दीजिए ना, तो हम गाड़ी छूट, जब आप कचौड़ी बांधे नहीं तो जल्दी सर, इतना हड़बड़ी का है। आप राजनीति में आए, आप बिहार बदलने आए हैं ना, तो हड़बड़ी में कहाँ है, ट्रेन छूट रहा है। अस्थिर से बात कीजिए ना, अस्थिर से बात कीजिए। हम लोग देखिए गरीब लेखक हैं,
तब वो अस्थिर से बोल रहे हैं बात को, नहीं हड़बड़ा रहे हैं ना, नहीं पता अगला किताब बिकेगा कि नहीं, फिर भी अस्थिर से है ना। तो वो जो हड़बड़ी में जो कर रहे हैं यही थोड़ा सा राजनीति को सूट नहीं करता। मैं उनके इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं है, ये पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। तो मशहूर लेखक ने एक बार कहा था कि कौशल ज्यादा दिन टिकेगा नहीं क्योंकि उसमें विचारों की कमी है। हाँ, नहीं, कौशल को विचार मिलना चाहिए राजनीति में, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा बात है कि चूंकि उनका काम क्या रहा है राजनीति में, वो पीआर एजेंसी चलाते हैं, जैसा कि मुझे लगता है वो कहते हैं ना, वो खुद कहते हैं कि पीआर एजेंसी हम चलाते हैं। उनका क्या, छवि निर्माण करना। तो छवि किसका निर्माण किया जाएगा? आप नेहरू जी किसी पीआर एजेंसी से या अटल बिहारी वाजपेयी पीआर एजेंसी से चुनाव नहीं लड़े ना, नहीं लड़े। आज के नेताओं को क्यों जरूरी है छवि निर्माण के लिए कंपनी का? क्योंकि उनका छवि क्षतिग्रस्त है। तो जो आदमी छवि निर्माण करने का काम करता था कि ये पापी है, इसको कैसे ठीक करे जी, अच्छा इसका इधर डेंट कर दो, थोड़ा इधर पेंट कीजिए, तो इधर पीला लगाइए, इधर हरा लगाइए, लाल है, ठीक लग रहा है, ये बढ़िया नारा दीजिए, बढ़िया बैनर बनाइए, ये मुद्दा बनाइए, जनता के बीच ले जाइए, यही ना है कंपनी का काम, यही काम है। अब ये काम करने वाला खुद आया है राजनीति में। मैंने टेंट वाला घर में खुदे भी आया है, तो टेंट गाड़ा है तो 2 झालर ज्यादा लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, 2 लग रहा है, तो लोग देख रहा है कर टेंट तारू बेहतरीन है वो। अरे बाप है, देखा कर कितना चौड़ा टेंट बा। भैया टेंटे वाला घर में भी बा, एक मतलब ही नहीं कि दूल्हा दुल्हन एक नंबर बा, दूल्हा दुल्हन के क्वालिटी बाद में पता चली, अभी टेंट देखा रहता रहा लोग, कहे कि टेंटे वाला घर में भी बा। तो अभी प्रशांत किशोर जी का इंतजार कीजिए। और मुझे लगता है अच्छी बात यह कि प्रशांत किशोर जब अगला चुनाव आएगा और तब प्रशांत किशोर 5 साल अगर बिहार में इसी तरह से काम करते दिख गए तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक ध्रुव बन के निकलेंगे, निश्चित रूप से। जी। अच्छा, अभी आंदोलनों को लेकर काफी बात हो रही थी, आप सीसैट का भी जिक्र कर रहे थे। आपको लगता है बिहार से भी बच्चे दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं? मुखर्जी नगर में अभी मैं कुछ दिन पहले का आपको वाकया बताऊं, एक प्रदर्शन कहिए या एक मीडिया से बातचीत करना चाह रहे थे छात्र, लेकिन उसके पहले ही इतनी ज्यादा पुलिस लगा दी जाती है कि वो सड़कों पर आ भी नहीं पाते, लाठियां खाना तो दूर की बात है, वो पहुंच भी नहीं पाते उस सड़क पर। क्या कब बदलेगी ये तस्वीर? क्योंकि छात्र आते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं, चले जाते हैं। अगर मैं हाल में हुआ एसएससी आंदोलन का भी जिक्र यहाँ पे करूं, एसएससी को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 2-3 बार हुआ, तीसरी बार छात्रों ने करना चाहा, वो हो नहीं पाया। आपका उस पर क्या पक्ष है, बिहार से भी क्योंकि छात्र आते हैं पढ़ने? मैं किस तरह से एसएससी के आंदोलन पर जी, या इस बदलती तस्वीर कब बदलेगी, दोनों ही सवाल। एसएससी का आंदोलन सुने मास्टर लोग झगड़ा कर लिया आपने उठम पटकी सब अपने कर लिया कि तुम ज्यादा बोल देते हो, छात्रों का हित रह गया उसमें। लेकिन हाँ, उस आंदोलन ने 5-6 पॉडकास्ट पैदा किए, यही किया उस आंदोलन ने। 3-4 टीचर को हम लोग जान गए, सबका अपना अपना एडमिशन बढ़ जाएगा, ये सब बच्चा सबके साथ होता रहेगा। जो आता है थोड़ा इस्तेमाल करके ले जाता है अपने अपने हिस्से का। लेकिन इसमें बिहार से आते हैं विद्यार्थी की बात नहीं है, पूरे देश से विद्यार्थी आ रहे हैं। और आप सोचिए, ये बहुत दुखद बात है कि उनको पढ़ना है, अब पढ़ने का जो संघर्ष है अब लड़ना है, और लड़ाई लड़ते हुए, आर्थिक रूप से जूझते हुए, बचते हुए फिर पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम में फिर स्कैम का शिकार हो जाना है, फिर आके पढ़ना है, फिर लड़ना है। तो प्रक्रिया कितनी दुरूह हो गई है, और इसमें सुधार कैसे होगा ये तो सत्ता का काम है, उन्हीं को ये समाधान निकाल के देना होगा। मैं विपक्ष का भी नेता रहता तो कुछ आपको उपाय 1-2 को बताता, और सत्ता में रहता तो मैं कर ही देता। मैं दोनों में नहीं हूँ, हम न 3 में न 13 में हैं, तो हम इसमें बोलें क्या? तो विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी है, किस तरह के उपाय उन्हें करना चाहिए? वो पहुंचते तो हैं लोगों के बीच में, लेकिन कितना असर हो पाता है ये अभी भी सवाल है। हाँ, ये पूछा जाएगा एक बार, हम लोग सब मिलकर राहुल गांधी से भी पूछेंगे भाई क्या सोच रहे हैं आप। सबसे, सत्ता से भी पूछा जाएगा, विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि ये आखिर आप लोग दोनों के लड़ाई में ये छात्रों का क्या होगा। ये बात तो सही बात है, ये सही बात। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके मन में छात्रों को लेकर एक ईमानदार व्याकुलता भी है, आकुलता भी है, बेचैनी भी है, बेबसी भी है, और इस देश की संसद में कई साहित्यकार, लेखक संसद की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया। नीलोत्पल मृणाल का कभी विचार है कि भविष्य में कभी मन किया तो लड़ेंगे मुंगेर से कहीं से चुनाव, बेगूसराय से कहीं चुनाव, या राज्यसभा चले जाएंगे, विधान परिषद चले जाएंगे, ऐसा मन में विचार आता है कभी? देखिए, हम ना भले बेरोजगार हैं, हम पागल नहीं हैं। नौकरी नहीं लगा इसका मतलब ही नहीं कि एकदम साफ है हमारा दिमाग।
हम गमछा इसलिए नहीं बांधते क्या कि मेरे माथा में दर्द है या थोड़ा मोड़ा बुद्धि गिर नहीं जाए, इसलिए हम टाइट करके बांधते हैं। नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आपको। अच्छा क्या, तो मेरा विजिटिंग कार्ड है कि आप हमको देखते पहचान जाए बिहार से है क्या, पूर्वांचली है क्या, तो है ना, इसलिए बांधते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम पगलाए नहीं हैं। देश में चुनाव कौन लड़ता है आशीष जी? अभी आपने 2 सेलिब्रिटी का नाम लिया, तो सेलिब्रिटी का क्या मतलब हुआ? पैसा। नाम छोड़ दीजिए, नाम तो हम इस देश में दशरथ मांझी के पास भी था, लेकिन आप दशरथ मांझी को उठा के चुनाव नहीं लड़वाए ना आज तक, मर गया पहाड़ तोड़ते हुए आदमी ना। ठीक है, तो सेलिब्रिटी यानी कि इस देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा एक सच्चाई है, दूसरा जाति एक सच्चाई है, तीसरा बाहुबल एक सच्चाई है। इन 3 कसौटियों पर हम कहाँ से फिट बैठते हैं? तो हम काहे फालतू सब बात बोलते चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने एग्जाम्पल तो सेट किया। इसी बिहार लोकसभा चुनाव में बिहार ने 2 लेफ्ट से सांसद दिए, हमारे स्टूडियो में आकर के बोले वो कि हम चंदा लेकर चुनाव लगे, गेहूं मांगा हमने, चावल मांगा लोगों से। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद का मैं जिक्र कर देता हूं। उसके बाद भगवान माफ करिएगा, वहां जो काराकाट के सांसद है राजाराम सिंह कुशवाहा। दोनों का उम्र बताइए। नहीं, संघर्ष किया उन्होंने। मैं यही कह रहा हूं, हमको संघर्ष करने दीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने इसीलिए तो यही सवाल मैंने कहा कि ये जो नई पीढ़ी, इसको हड़बड़ी काहे है? जैसे कि कोई सेलिब्रिटी विधायक काहे बनना चाहता है सांसद? ये तो आप बताइए, इसीलिए हाँ, तो हम आपको बताएं, स्टूडियो मैं बुलाए। मैं एक लेखक हूं, अब मैं अभी एमएलए बनने के लिए बेचैन हो जाऊं, इसका मतलब मुझे लिखने में अब रुचि नहीं रही। हम बन सकते हैं, लड़ सकते हैं, कौन सा बड़ा बात है जब लड़, लेकिन पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है और जाति आधार, ये तीनों नहीं है, लेकिन लड़ने से कौन रोक सकता है? लड़ लेंगे, अब मुंह फुला के भगरुआ जैसा, फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, यहाँ तो यूट्यूबर जो पत्रकारिता कर रहा है, जिसका लाइव में मान लीजिए मिलियन व्यू आ जाता है, वो चुनाव लड़ने चले जा रहा है। आप सोचिए जरा सा, अरे चुनाव क्या है मर्दे लड़ने, तूने इससे क्या मिल जाएगा? मैं यही कह रहा हूँ कि कोई अगर इन्फ्लुएंसर है जिसको देश ने पैसा दिया, शोहरत दिया, नाम दिया, मान दिया, उसके एक वस्तुनिष्ठ कला के लिए, है ना, तो आप उस कला को जारी रखते हुए जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं? इसका मतलब ये कि आपको अनवांटेड चाहिए। अब कोई सांसद बताइए, गायक है और सांसद है, अब वो भी ऑर्केस्ट्रा में गा रहा है अभी भी, है, और 4 जनप्रतिनिधि है चूंकि, तो 4 राइफल वाला को लेकर खड़ा करके गाना गा रहा है, नाच रहा है अभी भी, लेकिन 4 राइफल वाला को लेकर नाच रहा है। ये अनवांटेड एडवांटेज उनको क्यों चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में वृद्धि करने के लिए अगर जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो ये गलत बात है। आप बनिए, सुनील दत्त बने थे, दक्षिण भारत के तो सारे जो अधिक से अधिक जो नेता हैं वो स्टार रहे हैं, फिल्मी दुनिया से रहे हैं और सफल राजनेता रहे हैं। लेकिन फिर अब आप कहिएगा कि जयललिता जी मुख्यमंत्री भी रहेंगी और दुल्हन लाइव लाहौर से उसकी हीरोइन भी रहेंगी, दोनों चीज थोड़ी होगा। बताइए, सांसद यहाँ चुनाव लड़ता है, सांसद हो जाता है, फिर भी फिल्म करता है, जैसे हारता है भूल जाता है कि हम सांसद थे, उसके बाद फिर महुआ टीवी ज्वाइन कर लेता है। फिर मतलब आप बताइए, जो आपका जनप्रतिनिधि है लोकतंत्र में, उसमें थोड़ा सा भी इस बात को लेकर जिम्मेदारी झलकना चाहिए कि नहीं राजनीति का। मैं कोई नियम और कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। तो आप विधायक और सांसद होकर अपने बिजनेस को अगर 4 गुना करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। इस इन्फ्लुएंस का प्रभाव अगर आप में है, आप अगर देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप किसी मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से ये कहेंगे कि सर हमारे इलाके में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, तो मुझे लगता है किसी भी ज़्यादा मांगने वाले लोगों से ज़्यादा प्रभावी डिमांड होगा और उसको पूरा करेंगे मंत्री जी। तो जन सेवा करने में आपका नाम काफ़ी है, तो उसका पहले आप सदुपयोग करके 5 साल दिखाइए, फिर चुनाव लड़िए, फिर स्वागत करेंगे लोग। 24 साल हो गया हुजूर हमारा बूथ पर गए, मतलब बूथ मैनेजमेंट किए हम पार्टी नहीं बताएंगे, पार्टी बदल देते हैं 5 साल पे, हाँ बदल देते हैं। मैं लगता है कि गड़बड़ा गया, आपकी इस कैंडिडेट को साथ देंगे, आपकी उसको दे देंगे। तो 24 साल, मेरा उम्र 40 साल है, मैंने हम 14-15 बरस के उम्र से शुरू कर दिए थे राजनीति, तब भी हम 25 साल के बाद आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप जब हमको बोले चुनाव लड़िएगा, हम क्या बोले, हम पागल नहीं। क्योंकि राजनीति एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, जनप्रतिनिधि होना, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखती, तो आइए जिम्मेदारी के साथ। आपने कहा कि बाहुबल नहीं है, पैसा नहीं है, कसम से नहीं ऑफर ऑफर है, कहीं से ऑफर है किसी पार्टी से? ऑफर ही उसी को मिलता है जिसके पास ये 3 चीज होता है। बाकी लड़ने का जो अपने अंदर, वो तो अपने आ जाता है। ये 3 चीज नहीं है तो आपको ऑफर नहीं मिलेगा, मैं यही कह रहा हूं। लड़ तो कोई भी सकता है राजनीति में, कोई भी नॉमिनेशन करे लड़ ले, और लड़ना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं ऑफर उसी को देती है राजनीतिक दल जिसके पास ये 3 चीज हो,
कि कहाँ से लड़ेगा हो, इसका जात वहाँ है एक, दूसरा इसको ताकत है दो, तीसरा इसके पास माल है, तीन चीज। ये तीन चीज नहीं है तो दुनिया में किसी को कोई राजनीतिक दल ऑफर नहीं कर सकता है, सीधी सी बात। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। अंत में कोई कविता आपको याद आ रही है? हाँ, छठी का एक गीत सुनाते हैं। हाँ, छठ का एक गीत सुनाते हैं। सोचिए ना भाई, आप निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जाते हैं, कहते हैं छठ जैसा वोट कीजिए, कितना अच्छा बात बोले, सांस्कृतिक रूप से जगाने का बात, ऐसा जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए ना। ये वो बातें है कि छठ के टाइम में चुनाव हो गया है, वो आइटम और बढ़ गया राजनीतिक दल के लिए, मतलब देने के लिए नहीं चुनाव में। हाँ, अर्घ नहीं देने देगा ये लोग देखिएगा कि व्रती को अर्घ नहीं देने देगा, हर पार्टी वाला में घुस जाएगा हाथ लगाने में, क्या चुनाव के पहले छठ है। इधर छठ का गाना बज रहा है, सूर्य भगवान के फोटो पर ये लोग अपना राजनीतिक पार्टी के नेता का फोटो डाल देगा, बाजार को गनगनवा कर रख देगा, माथा खराब कर देगा। हम राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, शांतिपूर्वक छठ मनाने दीजिए। भोर भाट के बाद व्रती से नहाए खाए से आप लोग दूर हट जाइएगा, और भोरभोरिया अर्घ जब तक पड़ न जाए आप लोग मत दिखिए, लोगों को अच्छे से व्रत मनाने दीजिए, छठ महापर्व मनाने दीजिए। ये सब लंगी मार के गिरावेगा, ये सब पार्टी वाला बैठल रहेगा, ये होगा चुनाव में। खैर, दिवाली उवाली में सब किसके घर रॉकेट छोड़ देगा, अभी चुनाव आ रहा है, कोई नहीं जानता है। सब पर्वों है, भगवान पड़ गया चुनाव पहले। खैर, क्या सुना रहे थे? छठ गीत। छठी मैया के ऊंची रे अररिया, ओह पर चढ़लो न जा। छठी मैया के ऊंची रे अररिया, ओह पर चढ़लो न जा। संगे ले अइहा बड़की कुदरिया, घाटे तक रास्ता बना। आदित्य बाबा के घनी रे बसवरिया, उहें से बसावा मंगा। और सुप बिनवा से करके अरजिया, दौरा और सुपवा बना। आचरा में लोढ़ब लाली पीली फुलवा, ओहिए से सुपवा सजा। अब पोसल सुगवा ले ले अइह भैया, घाटे पर सीताराम गाय। कि पोसल सुगवा ले ले अइह भैया, घाटे पर सीताराम गाय। जय छठी मैया। जय छठी मैया। बहुत माहौल भी बदल दिया आपने राजनीतिक सवालों के बाद। खैर, नीलोत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिहार तक के मंच पर आने के लिए। अगली बार एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार तक। बहुत बहुत धन्यवाद।